नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। जिसने नहीं सुना है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन 10 क्वेश्चन को जरूर सुन ले। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा इस 10 क्वेश्चन में। तो पूरी वीडियो को बहुत आराम से समझना, हर पॉइंट को नोट डाउन करना, क्लियर करना। डाउट अगर है तो दोबारा जरूर सुनना, मगर डाउट रहना नहीं चाहिए आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि यहां पर एक हमें हीप दिया हुआ है और उसमें मेमोरी एलोकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहां पर जॉब 1 का साइज है 50, ये फ्री साइज है। जॉब 2 का साइज है 300 जो कि एलोकेटेड है। जॉब 3 एलोकेटेड है 600 साइज की। तो 350 और 150 दो हमारे पास फ्री अवेलेबल स्पेस है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमारे पास रिक्वेस्ट आती है ब्लॉक्स ऑफ साइज। पहला साइज है 300 हम स्टोर करेंगे, फिर 25, 125, 50 हमें सेटिस्फाई कराना है। अब हमारे पास दो टेक्निक अलग अलग होती है, एक होता है फर्स्ट फिट और एक होता है बेस्ट फिट। फर्स्ट फिट से हम पहले सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर बेस्ट फिट से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां पर ये पूछा हुआ है कि कौन सा मेथड हमारा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वो हमें चूज करना है। दोनों भी हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो देखते हैं कैसे हम इसको एलोकेट करेंगे। देखिए, मेमोरी जो है एज इट इज मैंने यहां पर बना लिया है। जॉब 1 हमारा एलोकेटेड है, जॉब 2 भी हमारा एलोकेटेड है और जॉब 3 भी हमारा एलोकेटेड है। जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल है सिर्फ हम उसी पर वर्कआउट कर सकते हैं। पहला मेथड मैं यूज कर रहा हूं फर्स्ट फिट। पहली जो सर्विस आ रही है वो आ रही है हमारी 300। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं 300। हमारे पास पहला स्पेस अवेलेबल है 150 और दूसरा स्पेस अवेलेबल है 350। देखिए, पहली जो रिक्वेस्ट आ रही है 300, उसको हम फर्स्ट फिट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से चलेगा, वो पहला जो अवेलेबल स्पेस उसको मिल जाएगा, उसी में वो एलोकेट कर देगा। मगर यहां पर 150 अवेलेबल था और रिक्वेस्ट का जो साइज है वो कितना है 300, तो इसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो देन वी मूव और यू कैन से सर्च द नेक्स्ट फ्री अवेलेबल स्पेस। तो यहां पर नेक्स्ट हमने देखा 350 अवेलेबल था, रिक्वेस्ट का साइज था हमारा 300, तो हम इसको एलोकेट कर सकते हैं। तो इसको हम एलोकेट कर देंगे, जिसका नाम मैं यहां पर एलोकेटेड लिख रहा हूं, एलोकेटेड 300। ठीक है, एलोकेटेड 300। ये टास्क का नाम नहीं दिया हुआ, आप नाम भी दे सकते हो, T1 भी लिख सकते हो, T2 भी लिख सकते हो, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हो। एलोकेटेड का मतलब है अब हमारे पास 350 ना होके हमारे पास अवेलेबल कितना रह गया 50 और यहां पर अवेलेबल है 150। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आ रही है हमारी 25। देखिए, हम मेथड कर रहे हैं फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में वो साइज को देखेगा, अवेलेबल को देखेगा और एलोकेट कर देगा। तो यहां पर देखिए, फिर अगेन सेकेंड रिक्वेस्ट आ रही है 25। 25 को हम एलोकेट करेंगे 50 पर एलोकेट, ये तो हमारा एलोकेटेड है 150, पहला ही स्पेस हमें मिल गया। तो 25 हमारा अवेलेबल स्पेस से कम है, तो हम इसको एलोकेट कर देंगे। तो 25 यहां पर एलोकेट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारा 150 की जगह कितना रह गया 125। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आ रही है 125 की, तो 125 अगेन यहां से स्टार्ट करेगा। 125 हमारे पास अवेलेबल है और 125 ही रिक्वेस्ट है, तो इसको हम एलोकेट कर देंगे यहां पर। तो यहां पर एलोकेट हो गया 125, यहां पर एलोकेट हो गया 25। तो अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो आ रही है वो आ रही है हमारी 50। 50 हम यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पर हमें जो भी अवेलेबल स्पेस पहला मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट फिट की हम बात कर रहे हैं, वेरी फर्स्ट जो भी स्पेस मिलेगा उसको हम उसके अकॉर्डिंग फिट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर एक ही चीज आपको चेक करनी है, लेफ्ट से राइट चलना है और जो भी अवेलेबल स्पेस है, अगर ज्यादा अवेलेबल स्पेस है रिक्वेस्ट से तो हम उसको फिट कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट सर्च करेंगे। दैट इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट फिट। तो 50 हम यहां पर एलोकेट कर देंगे। तो सिंपली आप देख पा रहे हो कि यहां पर जितना अवेलेबल था हमारे पास 150 प्लस 350 500 था, और यहां पर इसका भी टोटल साइज कितना है 300 प्लस 25 325 प्लस 125 450 प्लस 50 500। तो 500 जितना अवेलेबल था उतना हमारा एलोकेट हो गया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिट। अब हम देखते हैं कि बेस्ट फिट से भी यही रिजल्ट आ रहा है। ये चेक करना है आपको, बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग भी क्या यही रिजल्ट आ रहा है, रिक्वेस्ट यही रहेगी
325, 125 और 50। ठीक है, और जो मेमोरी हमारा गिवन था उसी को मैं डिजाइन कर रहा हूं यहां पर, जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है इसी को मैंने यहां पर डिजाइन किया। जॉब 1 हमारी एलोकेटेड थी, जॉब 2 एलोकेटेड थी हमारी, और जॉब 3 भी हमारी एलोकेटेड थी। ठीक है, इसका साइज था 50, इसका साइज था 300, जो क्वेश्चन में गिवन था उसी को मैंने एज इट इज लिखा। यहां पर अवेलेबल था 150 और यहां अवेलेबल था 350। ये वाला सिनेरियो एज इट इज मैंने यहां पर कॉपी किया है। ठीक है जी, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब होता है जो कम से कम हमारा, बेस्ट का मतलब है कि जो उसके नियरेस्ट जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे 300 की रिक्वेस्ट आ रही है तो ये ट्राई करेगा पूरे मेमोरी के अंदर स्पेस को सर्च करेगा और जो भी अवेलेबल 300 होगा या 300 के आसपास होगा उसी में ही इसको एलोकेट करेगा, जिससे वेस्टेज नंबर ऑफ जो साइज है, मेमोरी का साइज है, वो कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, तो बेस्ट, बेस्ट मतलब बेस्ट से बेस्ट, कम से कम लॉस हो। ठीक है, तो यहां पर 300 यहां लेफ्ट टू राइट करेगा मगर पूरी मेमोरी को सर्च करेगा। तो पूरी मेमोरी में देखा इसने 150 और 350 दोनों अवेलेबल थे, तो 300 किसमें एलोकेट करेगा, ये 150 में तो कर ही नहीं सकता, तो 300 में ये एलोकेट कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आ रही है 25। 25 में आप देखिए यहां पर 50 था और यहां 150 था। अगर 25 में यहां पर कर देता हूं, समझो बात को, 150 और 50 दो अवेलेबल स्पेस है। अगर मैं 25 को 150 में एलोकेट कर देता हूं तो हमारा वेस्टेज जो हो जाएगा, जो रिमेनिंग स्पेस रह जाएगा वो 125 रह जाएगा। मगर यहां पर 25 को मैं यहां एलोकेट कर देता हूं तो हमारा अवेलेबल आफ्टर एलोकेटेड 25 रह जाता है। तो हम यहीं पर ही चूज करेंगे। तो 25 यहां एलोकेट कर दिया तो यहां 50 की जगह कितना अवेलेबल रह गया, 25। क्लियर। अब 125 एलोकेटेड हमें करना है तो अवेलेबल देखेगा 150 और 25, दो में से कोई ना कोई एलोकेट करेगा। तो 125 किस में फिट हो रहा है, 150 में, तो यहां पर ये एलोकेट कर देगा। तो 150 की जगह यहां पर कितना रह गया, 25। नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है 50, यहां पर ये देखेगा 50 के अकॉर्डिंग अवेलेबल स्पेस। तो 25 यहां पर है जो अवेलेबल है और 25 यहां पर अवेलेबल है। दोनों में से हम किसी को भी एलोकेट नहीं कर सकते, दोनों में हम किसी को भी एलोकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 25 और 25 कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अवेलेबल होते हुए भी हम एलोकेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। सो बेस्ट फिट जो है हमारी एक रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पाती। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट फिट, नॉट बेस्ट फिट। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी टाइप का लेके आया हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। बस इसके अंदर और पहले वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में अगर हम देखें, वहां पर हमें अवेलेबल मेमोरी दी हुई थी डिजाइन करके। यहां पर अवेलेबल डिजाइन करके ना देके यहां पर दिया क्या हुआ है, पूरा का पूरा एक बंच दिया हुआ है 1000K का, 1000K का एक बंच दिया हुआ है। यहां पर एक सिनेरियो ऐसा नहीं दिया हुआ जॉब 1 एलोकेटेड है, जॉब 2 एलोकेटेड है, जॉब 3 एलोकेटेड है। यहां पर क्या दिया हुआ है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 1000 आपके पास टोटल मेमोरी है, मेन मेमोरी, और जॉब इस टाइप से सीक्वेंस में आ रही है। ठीक है, तो यहां पर भी क्वेश्चन वही है, बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट दोनों में से बेटर परफॉर्मेंस कौन सा दे रहा है। दोनों भी दे सकते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट फिट भी दे सकता है और बेस्ट फिट भी दे सकता है, या कोई भी नहीं दे रहा। तो देखते हैं सिनेरियो क्या बनेगा इसमें भी। यहां पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास स्टार्टिंग में ही 1000 अवेलेबल है, 1000 स्पेस अवेलेबल है। क्लियर। अब जॉब 1 आती है, जॉब 1 कहां एलोकेट हो जाएगा, यहां पर देखिए मैं पहले मेथड लगा रहा हूं बेस्ट फिट। बेस्ट फिट मेथड लगा रहे हैं, पहली जॉब आई हमारी 200, फिर दूसरी जॉब आ रही है 350, जॉब 2 जिसका साइज है 350, जॉब 1 का साइज कितना था 200, जॉब 3 नेक्स्ट जॉब आ रही है हमारी जॉब 3 जिसका साइज है 300। आप देख सकते हो साइज जो है इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 1000 हमारा साइज है टोटल, तो 200 प्लस 350 प्लस 300 टोटल मिला के हमारा 850 बन रहा है। अभी भी हमारे पास रिमेनिंग है 150। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द पहला मैं लगा रहा हूं
बेस्ट फिट ना लगा के फर्स्ट फिट ले लो, ठीक है। फर्स्ट इजी रहेगा पहले, फिर बेस्ट फिट को समझेंगे हम। पहला मेथड जो मैं लगा रहा हूं वो फर्स्ट फिट है। अभी पहली तीनों जॉब के लिए फर्स्ट फिट या बेस्ट फिट एक ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं जॉब 1 फिनिश हो गई। जॉब 1 फिनिश होने का मतलब है कि यहां पर जॉब 1 ने अपना काम कर दिया, काम करते ही यहां पर अवेलेबल हो जाएगा, जॉब 1 यहां से हट जाएगी, ठीक है। जो फिनिश करने का मतलब है कि इसने अपना जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था मेमोरी के अंदर, उसने रिलीज कर दिया। उसके बाद है जॉब 4। जॉब 4 को रिक्वायरमेंट है 120 की। अब देखिए अवेलेबल कितना है, यहां पर 150 था, 850 तो यहां एलोकेट हो गया था, टोटल स्पेस था 1000, तो 150 यहां पर अवेलेबल था। अब जॉब 1 ने जैसे ही काम कंप्लीट किया तो ये फ्री एलोकेटेड हो गया, सॉरी फ्री स्पेस हमारे पास बच जाता है। तो फ्री स्पेस दो हमारे पास अवेलेबल है, 200 और 150। हम कौन सी फिट लगा रहे हैं, फर्स्ट फिट। तो ये क्या करेगा, 120 लेफ्ट टू राइट सर्च करेगा, तो 200 पहला मिला तो इसको एलोकेट कर देगा। यहां पर जो 1 हटके यहां पर क्या एलोकेट हो जाएगी हमारी, यहां एलोकेट हो जाएगी 120। अब 200 से हटके यहां पर क्या रह गया, 80 अवेलेबल रह गया, ठीक है। 80 हमारे पास अवेलेबल है, ये 120 इसने एलोकेट कर दिया। अब उसके बाद जो 5 साइज कितना है 150 का, तो पहले लेफ्ट टू राइट चलेगा, 80 अवेलेबल था और 150, 80 में तो ऑक्यूपाई नहीं हो सकता, 150 में ऑक्यूपाई हो सकता है, तो जो 5 को यहां पर एलोकेट कर देगा, ठीक है। ये जो 4 है बेसिकली, यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं जो 4, ठीक है। सो बेसिकली इस टाइप से हम यहां पर डिजाइन कर रहे हैं। जॉब 6 का साइज है 80K। 80K मतलब यहां पर अवेलेबल कितना था 80, और जॉब 6 का साइज भी 80 है, तो जॉब 6 को हम यहां पर एलोकेट कर देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हमारा फिल्ड हो गया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिट। अब हम ट्राई करेंगे बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग। बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग भी हम चेक करेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा बेस्ट फिट। सेम वही हमारे पास जो 1000 का बंच अवेलेबल है, 1000 मेमोरी का, क्लियर। अब सेम वही जैसे कि जॉब आ रही थी हमारे पास, जॉब 1 का साइज है, जैसे यहां पर पहली जॉब आ रही है हमारी, जॉब 1 का साइज है 200। जॉब 1 का साइज 200 है, तो जॉब 1 को एलोकेट कर देंगे पहले, ठीक है, 200। जॉब 2 नेक्स्ट है जिसका साइज है 350, ठीक है। जॉब 3 जिसका साइज है हमारा 300, ठीक है। इसको हमने एलोकेट कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जॉब 1 फिनिश कर देता है। जॉब 1 फिनिश करने का मतलब है यहां से हट गया, तो 200 अवेलेबल है और 150 अवेलेबल है, क्लियर। अब जॉब 5 आया, मेथड देखेगा ये कौन सा लगा रहा है, बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब है कि वो बेस्ट से बेस्ट स्पेस को देखेगा, तो 200 और 150 में से पूरे को सर्च करेगा, और 150 और 200 में किसको एलोकेट करेगा, किसको ये देगा यहां पर, क्योंकि जो 4 यहां पर एलोकेट हो जाएगा 150 की जगह, यहां पर कितना रह जाएगा 30। क्यों, क्योंकि यहां पर एलोकेट होने के बाद 30 स्पेस रह जाता है, और यहां करते हम तो यहां पर 120 एलोकेट करने के बाद 80 रह जाता है। तो बेस्ट फिट क्या कहता है कि कम से कम वेस्टेज होगा, तो नियरेस्ट से नियरेस्ट को एलोकेट करेगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो 5 150 का स्पेस है 200 और 30 में से किसको एलोकेट करेगा ये, जो 5 कहां एलोकेट हो जाएगा हमारा 200 में, तो यहां पर 200 की जगह अब क्या रह जाएगा 50, क्लियर। अब जॉब 6 आया जिसका साइज कितना था 80, यहां पर 50 अवेलेबल है और यहां पर 30 अवेलेबल है। दोनों अवेलेबल होते हुए भी हम इसको एलोकेट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन अवेलेबल स्पेस। तो यहां पर जो बेस्ट है, बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा दे रहा है, फर्स्ट फिट। तो आंसर हो जाएगा, आंसर इज फर्स्ट फिट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी टाइप के काफी क्वेश्चंस हैं जो मैं अलग अलग वेरिएशंस के क्वेश्चन लेके आया हूं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है कि मेमोरी से रिलेटेड है, मेमोरी पेज कंटेनिंग। देखिए पेज फोल्ड का मैंने पहली वीडियो में समझाया था आपको। पेज फोल्ड का मतलब होता है जब कभी भी हम मेन मेमोरी के अंदर कोई चीज सर्च कर रहे हैं मेन मेमोरी के अंदर, और वो चीज मेन मेमोरी में ना मिलके हम नहीं मिलती है, और वो कहां जाता है सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढता है, ठीक है। तो जो चीज हमारी मेन मेमोरी में नहीं मिलती तो उसको हम बोल देते हैं पेज फॉल्ट। पेज हम सर्च करेंगे मेन मेमोरी के अंदर, अगर मेन मेमोरी के अंदर नहीं मिलेगी
तो उसको हम डिक्लेयर कर देंगे कि वो जो है हमारा पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। अलग अलग टेक्निक कौन सी है, फिफो एक टेक्निक है, एलआरयू एक टेक्निक है, एलएफयू एक टेक्निक है, ऑप्टिमल एक टेक्निक है। ठीक है, ये 4 टेक्निक हम पढ़ेंगे। तो इनमें से ये चारों टेक्निक क्या बताती है कि पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक है। ये चारों की चारों हमारी जो टेक्निक है वो पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक है। ये क्या कहती है, ये कहती है कि यहां पर जो पेज रिप्लेस होगा, ठीक है, कहने का मतलब है पेज फॉल्ट हो गया, अब हमें सेकेंडरी मेमोरी से पेज को लेके आना है। कौन सा पेज हम लेके आएंगे वो डिपेंड करेगा आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के ऊपर। सो दीज आर द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो पहला जो एल्गोरिथम है फिफो, फिफो क्या कहता है, फिफो ये कहता है कि जो पेज बहुत पहले आया था, बहुत पहले, ठीक है, और वो पेज कॉन्टिन्यूअस वे में, मतलब मान लीजिए साइज है हमारा, मान लीजिए पहला पेज ही मैं मान के चलता हूं 7 1 2 3, ये हमारी स्ट्रिंग है और हमारे पास मेन मेमोरी का साइज दे रखा है 3 फ्रेम। ठीक है, तो सबसे पहले मेन मेमोरी में ये 7 को देखेगा, नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से उठा के लेके आएगा। लेके तो आया, मगर ये कौन सी टेक्निक के थ्रू ले रहा है, फिफो के अकॉर्डिंग। 3 अवेलेबल स्पेस थे तो 7 को यहां पर एलोकेट कर देगा। फिर 7 ऑलरेडी है, 1 को सर्च करेगा, 1 नहीं मिला, पेज फॉल्ट हो गया, यहां भी फॉल्ट हो गया, यहां भी फॉल्ट हो गया, पेज फॉल्ट। अब 1 को यहां पर देखेगा, नहीं मिला, तो सेकेंडरी मेमोरी से लेके आएगा, तो यहां पर स्टोर कर देगा। ठीक है, इसी तरह से 7 1 ऑलरेडी स्टोर्ड है, अब कौन सा पेज एलोकेट होगा हमारा, 2 यहां पर एलोकेट कर देगा सेकेंडरी मेमोरी से लेने के बाद। अब देखिए फिफो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, 3 चेक करेगा, नहीं मिल रहा, तो ये सेकेंडरी मेमोरी से लेके आएगा, मगर यहां पर अवेलेबल नहीं है। जब सेकेंडरी मेमोरी से लेके आ रहा है, ये पेज को स्टोर करेगा मेन मेमोरी के अंदर, मगर मेन मेमोरी में भी स्पेस नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब कौन से पेज को रिप्लेस करेगा, दैट इज यूज बाय द एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम हमारा क्या है, फिफो। फिफो क्या कहता है कि जो आपने पहले, सबसे पहले देखिए इसको चेक करने का मेथड है, 3 फ्रेम थे तो 3 बार 7 7 7 आया हुआ है और 1 1 2 टाइम आया हुआ है, 2 जो है वो 1 टाइम आया हुआ है। तो इसका शॉर्टकट वे है कि आप किससे रिप्लेस करोगे, जितने नंबर ऑफ फ्रेम थे उतने टाइम कोई भी पेज अगर यूज हो रहा है तो उसी को हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द फिफो टेक्निक। ठीक है, तो 3 को हम कहां पर रिप्लेस, किससे रिप्लेस करेंगे, 7 से, तो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो दैट इज द टेक्निक इज फिफो। तो यहां पर क्वेश्चन भी यही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेमोरी पेज कंटेनिंग हैवली यूज वेरिएबल दैट वाज इनिशियलाइज्ड वेरी अर्ली, जो कि इनिशियलाइज किया हमने वेरी अर्ली एंड कांस्टेंट यूज इज रिमूव्ड। तो कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिफो। फिफो ही एक ऐसा है जो कि सबसे पहले इनिशियलाइज कर देता है, उसके बाद कॉन्स्टेंटली वो यूज होता रहता है, तो हम उसको ही रिमूव करते हैं सबसे पहले जो कांस्टेंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो कौन सी टेक्निक है हमारी, फिफो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 14, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द शेड्यूलिंग पॉलिसी डज कॉन्टेक्स्ट स्विच नेवर टेक प्लेस। देखिए कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है कि कोई प्रोसेस P1 सीपीयू पर काम कर रहा है, कोई भी प्रोसेस अगर सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, सीपीयू को उसने सीपीयू को यूज कर रहा है, तो करते 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 सीपीयू एक ही है हमारे पास, यूनी प्रोसेसर सिस्टम है, तो होगा क्या, P2 जो है, कोई दूसरा प्रोसेस आया, उसको अभी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो P2 जो है यहां पर एंटर कर जाएगा। अब सीपीयू तो एक ही था, P2 अगर एंटर कर गया तो P1 को बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टेक्निक होती है ये। प्रिम्ट मतलब P2 जो है फोर्सफुली सीपीयू को P1 से ले लेगा, दैट इज द प्रिम्ट। क्लियर, P1 का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस टाइप की सिचुएशन को बोलते हैं हम, जो ये काम हो रहा है, P1 का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, P2 ने अपना काम स्टार्ट करना है, तो P1 का जो रिमेनिंग काम है ये वेट करेगा
तो इसकी जो ओल्ड स्टेट थी वो सेव हो जाएगी और न्यू स्टेट ये एंटर कर जाएगा। तो इस वाली जो सिचुएशन को बोलते हैं हम कंटेक्स्ट स्विच। ठीक है, कंटेक्स्ट स्विच हो गया, ओल्ड वाला सेव हो गया और न्यू जो है प्रोसेस वो एंटर कर गया, तो दैट इज नोन एज ए कंटेक्स्ट स्विच। तो राउंड रोबिन के अंदर एक राउंड रोबिन हमने पिछली वीडियो में करा था, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया था, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। राउंड रोबिन के अंदर हम टाइम क्वांटम यूज करते हैं। टाइम क्वांटम क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए कोई प्रोसेस है, उसका टाइम है टोटल P1 का टाइम है टोटल 5 मिली सेकेंड, मगर टाइम क्वांटम दे रखा है हमें 2 मिली सेकेंड। तो P1 जो है अपना काम 2 मिली सेकेंड तक ही कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अगर इसका रिमेनिंग काम रह जाता है तो इसको वेट करना पड़ेगा रेडी क्यू के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टाइम क्वांटम। तो राउंड रोबिन में कॉन्टेक्स्ट स्विच सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर पूछ रहा है कॉन्टेक्स्ट स्विच किसमें नहीं होता, तो राउंड रोबिन तो आंसर नहीं होगा। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का मतलब होता है कि जहां पर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में भी हमारे कॉन्टेक्स्ट स्विच होते हैं, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ के अंदर भी हमारा होता क्या है कि कोई प्रोसेस आया, उसके अंदर मान लीजिए कोई प्रोसेस शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट वाला ही सबसे पहले एलोकेट होता है। ठीक है, तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है, मगर दूसरा प्रोसेस दूसरे बीच में आ गया तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के अंदर एक टेक्निक आती है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो वो प्रिम्प्ट के थ्रू उसको यूज कर सकता है। तो ये भी कॉन्टेक्स्ट स्विच ज्यादा होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव अपने आप में ही सारी की सारी टेक्निक जो भी राउंड रोबिन है, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, प्रायोरिटी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग भी हम पढ़ते हैं, तो ये सारे के सारे तो वो टेक्निक को पढ़ाता है कि यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच तो डेफिनेटली होना ही होना है, तभी वो प्रिमिटिव होगा। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। मगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एफसीएफएस शेड्यूलिंग है। जो भी प्रोसेस पहले आया, डजंट मैटर कि उसका बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। और वो अगर एंटर कर गया है तो जब तक सीपीयू नहीं निकलेगा सीपीयू उसके हाथ से, जब तक दूसरे पहला प्रोसेस काम अपना कंप्लीट ना कर ले। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द राइट आंसर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विच इसमें नहीं होता। प्रोसेस एक काम कर रहा है, दूसरा प्रोसेस वेट करता रहेगा जब तक P1 ने काम कंप्लीट नहीं किया। जैसे ही काम कंप्लीट होगा तो P2 एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, एजिंग इज। क्वेश्चन हमारा शेड्यूलिंग के ऊपर ही है। इसमें पूछा है कि एजिंग क्या है। एजिंग बेसिकली, एजिंग का मतलब होता है ये स्टारवेशन को रिमूव करता है। एजिंग जो है दैट विल बी टेक्निक टू अवॉइड स्टारवेशन। और स्टारवेशन किसके अंदर, देखिए स्टारवेशन का मतलब होता है इनडेफिनेट ब्लॉकेज। इनडेफिनेट ब्लॉकेज, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इनडेफिनेट ब्लॉकेज को हम रिमूव करते हैं। और ये एजिंग टेक्निक जो यूज होती है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में यूज होती है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर एजिंग जो है वो करता क्या है, वो क्या करता है, प्रायोरिटी में होता क्या है, प्रायोरिटी में अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। मान लीजिए P1 एक प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी 4 है, P2 एक प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी 2 है। तो P1 पहले आया, मगर P1 एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर वो पहले आता है, अराइवल टाइम गिवन है, तो अलग बात है कि P1 को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा प्रोसेस उसके कंपटीशन में नहीं होगा। अदरवाइज P2 की जो प्रायोरिटी है, जो लो नंबर होता है, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हम मान के चलते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। ठीक है, लो नंबर दैट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको ही हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। क्लियर। तो होता क्या है कि यहां पर कई बार इसका जो बर्स्ट टाइम है वो मान लीजिए 1000 है, 1000 ना होके लैख की फॉर्म में है, या 2 लाख है, 3 लाख है, तो होगा क्या, P2 अपना काम करता रहेगा, जब तक करता रहेगा जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो P1 को वेट करना पड़ेगा जब तक P2 काम कंप्लीट ना कर ले। तो होता क्या है कि एजिंग क्या करता है, हर बार जब कभी भी उसका कुछ टाइम कंप्लीट हुआ तो उसमें प्रायोरिटी जो है उसको इंक्रीज करता है, इंक्रीज द प्रायोरिटी
ऑफ जॉब टू एंश्योर टर्मिनेशन इन ए फाइनाइट टाइम। कुछ टाइम इसने एग्जीक्यूट किया तो इसकी प्रायोरिटी को बढ़ा देगा, 2 करके इसको क्या कर देगा 3, फिर कुछ टाइम बाद इसकी 4 कर देगा। ठीक है, अब दोनों की सेम हो गई, थोड़ी देर बाद इसकी 5 हो जाएगी। जब 4 और 5 को कंपेयर करेगा तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो यहां से स्टारवेशन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द टेक्निक यू कैन से एजिंग। एजिंग का मतलब होता है कि टू इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ जॉब टू एंश्योर टर्मिनेशन इन ए फाइनाइट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 16 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कैसे हम यूज करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ओएस है हमारा, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर मतलब यूजर्स, ये हार्डवेयर है हमारा। जब कभी भी कोई भी सिस्टम या किसी को भी यूजर मैं हूं, मान लो मैंने अगर कोई रिक्वेस्ट करी ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मान लीजिए मेरे को कीवर्ड की रिक्वायरमेंट है, मेरे को हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा वो किससे करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हार्डवेयर यहां से पिक करेगा और ये रिक्वेस्ट हमारी फुलफिल करेगा। मगर जितना भी काम है एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का, वो सारा का सारा काम कौन हैंडल करता है, सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल एक इंटरफेस है एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। अगर मेरे को किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले सिस्टम कॉल होगा। सिस्टम कॉल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देखेगा और उसके अकॉर्डिंग सिस्टम कॉल को बताएगा और सिस्टम कॉल हमें बताएगा। तो यू कैन से सिस्टम कॉल क्या करता है, जो भी काम आपने दिया सबसे पहले आप सिस्टम कॉल को करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सी में आपने कोई प्रोग्राम लिखा मेन, उसमें आपने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, हेलो, क्लियर। तो आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करवाना चाह रहे हो हेलो को। तो प्रिंट कहां जाएगा, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग इनबिल्ट फंक्शन बना हुआ है राइट। तो राइट क्या है, ये राइट इज द सिस्टम कॉल। तो आप क्या कराना चाह रहे हो, आउटपुट पर हेलो प्रिंट कराना चाह रहे हो, मगर आपने इनपुट दी प्रिंट एफ हेलो, वो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल इसका फंक्शन देखेगा, फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा। तो दैट इज द मेन यूज ऑफ द सिस्टम कॉल। यू कैन से इंटरफेस और टू एक्सेस द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जितनी भी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस करनी है किसके द्वारा होगी, वो सिस्टम कॉल के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 16 का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तभी आपको क्लियर होगा कि यहां पर क्या पूछना चाह रहा है वो, और उसके बाद आप क्लियर कर पाओगे। तो देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कि नॉट ट्रू कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो सब कुछ इसने कर्नल के बारे में लिखा हुआ है, तो कर्नल को समझ लेते हैं पहले। कर्नल का मतलब होता क्या है, कर्नल का मतलब होता है कि कर्नल इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल एक ऐसा बेसिकली सेंटर कोर है कि जिसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता। जब कभी भी होता क्या है, जब कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है उससे पहले कर्नल लोड हो जाता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, वेरी फर्स्ट जो लोडर होता है वो बूटस्ट्रैप लोडर होता है। बूटस्ट्रैप लोडर सबसे पहले स्टार्ट होगा जब कभी भी आप स्टार्ट करते हो सिस्टम को। बूटस्ट्रैप लोडर कर्नल को लोड करता है बिफोर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट से पहले। ठीक है, तो कर्नल आपका लोड होगा बिफोर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट। फिर होगा क्या, कर्नल जो है अपना मेमोरी के अंदर साइज ले लेगा। जैसे कि यहां पर मान लीजिए साइज है 000FFF, तो कर्नल यहां पर मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, मेन मेमोरी के अंदर। और ये इसका फिक्स साइज है जिसको ये शेयरेबल मोड में नहीं होगा, अनशेयरेबल मोड में होगा। हमेशा ये कोई भी शेयर नहीं कर सकता, कर्नल का ये फिक्स साइज होगा जो कि कर्नल ही यूज करेगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितना भी काम होता जा रहा है, देखिए जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सर्विसेज होती है, मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज, डिवाइस मैनेजमेंट सर्विसेज, इनपुट आउटपुट सर्विसेज। तो जितनी भी सर्विसेज है वो कौन हैंडल करता है, कर्नल हैंडल करता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक चलता जा रहा है वो तभी चलेगा जब कर्नल है। क्लियर? तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम खत्म हो गया तो कर्नल अपना काम खत्म कर देगा। ड्यूरिंग द जितना भी कंप्यूटर का सेशन चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, वो कर्नल के द्वारा ही काम करता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि कर्नल में कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है। पहला, कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैंने बताया कर्नल जो है वो सेंट्रल कोर है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट होगा क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है, ये तो ट्रू कंडीशन है। नेक्स्ट है, कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग द बूटिंग। मैंने अभी आपको बताया बूटस्ट्रैप लोडर जो करता क्या है, कर्नल को सबसे पहले लोड करता है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लोड होता है हमारा मेन मेमोरी के अंदर। तो ये भी ट्रू कंडीशन है, जो कि पूछा इसने नॉट ट्रू है, तो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एंटायर कंप्यूटर सेशन। ये भी मैंने बताया आपको, पूरा सेशन जब तक चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, तब तक कर्नल जो है मेमोरी के अंदर बना रहेगा और अनशेयरेबल में रहेगा, जिसका साइज फिक्स होता है। तो ये भी ट्रू कंडीशन है जो कि इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल विच कांट लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल का अपना कोई मॉड्यूल नहीं है जो कि हम लोड करेंगे, लोड नहीं कर सकते। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू है कर्नल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। देखिए यहां पर 18 जो क्वेश्चन आ रहा है वो पूरा का पूरा हमारा किसके ऊपर है, जो हमारा पेज फॉल्ट है। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। एड्रेस सीक्वेंस जनरेटेड बाय ट्रेसिंग ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग इन प्योर डिमांड पेजिंग सिस्टम विद 100 रिकॉर्ड। ये क्या कह रहा है, आपके पास डिमांड पेजिंग सिस्टम आपको यूज करनी है और 100 रिकॉर्ड पर पेज आपको यूज करने हैं वहां पर। और आपके पास जो मेमोरी का साइज है, देखिए यहां पर मेन पॉइंट ये है और एक ये है। यहां पर बोला हुआ है कि मेमोरी का जो साइज है वो आपके पास 1 फ्री मेमोरी फ्रेम है। कहने का मतलब है मेमोरी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज अवेलेबल है जिसको आप यूज करोगे। ठीक है, और इसने पूछा कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने होंगे। तो 1 स्पेस है आपके पास, 100 रिकॉर्ड आप एक पेज के अंदर यूज कर सकते हो। तो इसको करेंगे कैसे, इसको करने का सिंपल सा मेथड है। वो क्या है कि जो 100 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड का मतलब है जैसे 100 आया, 100 to 199, इसको हम एक पेज मान लेंगे। ठीक है, 1 पेज। अगर 200 आ रहा है, 200 से 299 वो क्या होगा, सेकंड होगा। 300 से 399 3 होगा। इस तरह से हम स्टोर कराते जाएंगे। तो ये हमारा जो एक रिकॉर्ड है ये कितना वैल्यू को रखेगा, 100 to 199। ये यहां पर स्टोर होगी, दिखेगी नहीं, मगर हम एज्यूम करके ये चलेंगे क्योंकि इसने बोला हुआ है कि 1 पेज में कितने रिकॉर्ड्स हैं, 100 रिकॉर्ड्स हैं। लिखेंगे नहीं हम सबको, मगर एक्चुअल में वो 100 रिकॉर्ड स्टोर करके रखेगा। तो कहने का मतलब है यहां पर हम एलोकेट करेंगे। पहला, यहां पर मेन मेमोरी के अंदर एक ही फ्रेम है, सबसे पहले 100 को एलोकेट कर देंगे। पहले ये देखेगा, नहीं मिला तो पेज फॉल्ट हो जाएगा। यहां पर पेज फॉल्ट हो गया तो 100 यहां पर स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आया 200। देखिए 100 और 199 हमने 1 माना हुआ है। तो यहां पर एक तरह का हम मान के चल रहे हैं कि 100 to 199 में अगर कोई आता है तो पेज फॉल्ट नहीं होगा, ये इसी में अवेलेबल होगा। अब 200 आ रहा है, 200 to 299 2 है, मगर ये तो 1 के इक्विवेलेंट है, तो यहां पर ये अवेलेबल नहीं है। तो वो मेन मेमोरी से पिक करेगा और यहां पर स्टोर करेगा। तो 100 हट के यहां पर रिप्लेस कर देगा 200। अगेन एक पेज फॉल्ट हो गया हमारा क्योंकि हमने सेकेंडरी मेमोरी से इसको स्वैप इन किया। क्लियर? अब 430 आया, 430 200 की जगह यहां पर 2 मतलब 430 तो 400 से 499 के बीच में होगा। तो यहां पर 4 हमारा अवेलेबल नहीं है, ये तो 2 के इक्विवेलेंट है। सो बेसिकली यहां पर भी अगेन हमारा 430 को मैं स्टोर कर दूंगा। तो एक और पेज फॉल्ट हो गया हमारा। अब 499, अभी मैंने बताया 400 to 499 4 के इक्विवेलेंट है। तो यहां पर 430 स्टोर करने का मतलब है कि 400 to 499 आपका यहां पर स्टोर है। 499 में तो पेज फॉल्ट नहीं होगा, मिल जाएगा इसको। फिर देखेगा ये 510। अब 500 to 599 हम 5 मान के चलेंगे तो यहां पर
हम क्या कर देंगे 510 को स्टोर कर देंगे, पेज फोल्ड अगेन हो गया क्योंकि 430 से ऊपर आ गया ये। फिर 530 देखेगा, ये 530 इसी के अंदर ऑक्यूपाइड होगा जो कि हमने माना है। 560 भी इसमें ऑक्यूपाइड होगा, पेज फोल्ड नहीं होगा। 120 अब 5 से नीचे आ गया, मतलब मेन है आपको ये एमएसबी चेक करना है। तो 120 का मतलब है कि यहां पर भी पेज फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद है 220, 120 मतलब 100 to 199, मगर 220 जो है 200 to 299 के बीच में होगा, तो इसका मतलब है पेज फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, 240 इसी के अंदर मिलेगा क्योंकि 200 to 299 है। 260 भी इसी में मिलेगा। 320 यहां पर नहीं होगा, तो 320 के लिए भी अगेन एक पेज फोल्ड हो जाएगा। 370 इसी में मिल जाएगा क्योंकि 300 to 399 में 3 है, तो 320 के अंदर ही ये 370 मिल जाएगा। अब आप टोटल काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को करना है। 19 नंबर क्वेश्चन आ रहा है हमारा पूरा प्रोसेस ब्लॉक के ऊपर। अगर किसी ने प्रोसेस डायग्राम कर रखा है तो बहुत इजी है वो ये क्वेश्चन आपके लिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सपोज दैट ए प्रोसेस इज इन ब्लॉक स्टेट वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विस। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे प्रोसेस डायग्राम जो होता है वो रेडी स्टेट से यहां पर रनिंग में जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज इनपुट आउटपुट मिस है तो वो ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट, ब्लॉक स्टेट बोलते हैं या इसको बोलते हैं हम वेटिंग स्टेट। ठीक है, और वेटिंग के बाद जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट होता है तो वापस कहां चला जाता है, ये रेडी स्टेट के अंदर। रनिंग के बाद यहां पर टर्मिनेटेड स्टेट होती है। क्लियर? तो इस टाइप से, और यहां पर न्यू स्टेट होती है। तो इस टाइप से ये पूरा का पूरा प्रोसेस ब्लॉक डायग्राम में है। तो यहां पर ये कह रहा है कि एक प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में है। ठीक है, वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विस, वेट कर रहा था। जैसे ही सर्विस कंप्लीट हुई तो ये कहां पर जाएगा, वेटिंग स्टेट में था और ये वेट कर रहा था। इनपुट आउटपुट सर्विस इसके पास कंप्लीट नहीं थी, वो कंप्लीट होते ही कहां चला जाएगा, रेडी स्टेट में। तो सिंपल आंसर है इसका। अगर आपने प्रोसेस डायग्राम अगर आपको पता है तो बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के ऊपर हमें न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, तो मैं उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा हूं। यहां पर लास्ट क्वेश्चन है तो अच्छे से समझना है ये वाला क्वेश्चन। यहां पर देखिए हमें सेट ऑफ प्रोसेस दिए हुए हैं जिसको शेड्यूल करना है सिंगल सीपीयू में। टाइम दिया हुआ हमें इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड। टेक्निक हमें बताई हुई है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, आपको टेक्निक यूज करनी है। और इसमें पूछा हुआ है कि एवरेज प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो मेन होता है इसके अंदर जैंट चार्ट। जो जैंट चार्ट हम बनाते हैं वो मेन होता है। अगर वो आपका करेक्ट बन जाता है तो आप बहुत इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। जैसे कि मैं यहां पर सबसे पहले शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट दैट इज द टेक्निक ऑफ द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट जो भी जॉब आएगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। ये हर एक प्रोसेस, 5 प्रोसेस है हमारे, हर एक का अराइवल टाइम गिवन है और एग्जीक्यूशन टाइम या बस टाइम भी बोल देते हैं इसको। कुछ बुक में बस टाइम भी लिखा हुआ है, कुछ में इसका मतलब एग्जीक्यूशन टाइम भी होता है। तो यहां पर समझिए आप मेन पॉइंट को कि सबसे पहले हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, जिसकी शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट जॉब है, मगर उसकी कंडीशन क्या है कि वो रेडी क्यू में तो हो पहले। ठीक है, अब देखिए यहां पर शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट किसका है टाइम, वो इसका है, मगर इसका अराइवल टाइम कितना है 3। तो कहने का मतलब है सीपीयू तो स्टार्ट करता है 0 से और 3 तक वो वेट थोड़ा ना करेगा। तो 0 पर कौन सा प्रोसेस आ जाता है हमारा, रेडी क्यू के अंदर ए एंटर कर जाता है। तो 0 टाइम पे ए एंटर कर गया जिसका टाइम कितना था 6। डजंट मैटर क्योंकि दूसरा प्रोसेस 0 पर एंटर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि अराइवल टाइम इसने अलग अलग दे रखा है 3 5 7 10 है। तो बी जो है वो 3 पर एंटर करेगा, सी 5 पर एंटर करेगा, डी जो है वो 7 पर। जस्ट लाइक ए ट्रेन का टाइम अगर 3 o'clock है तो वो 12 o'clock कैसे कर सकता है, समझ में आ रहा है बात। तो ट्रेन जो अपने टाइम पे ही एंटर करेगी, उससे पहले तो कभी एंटर कर ही नहीं सकती, उससे लेट हो सकती है, उससे पहले कभी भी एंटर नहीं करेगी। तो ए जो है वो एंटर कर जाएगा। तो यहां पर ये कब तक चलेगा, जब तक दूसरा प्रोसेस का अराइवल टाइम ना आ जाए। तो 6 लेस होके यहां पर कितना रह जाएगा 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 0 से 3 एग्जीक्यूट कर दिया मैंने,
तो अब इसका टाइम कितना आ गया, रिमेनिंग टाइम कितना बच गया 3। देखिए नाम से पता चल रहा है रिमेनिंग टाइम, तो रिमेनिंग टाइम इसका है 3 और नेक्स्ट प्रोसेस का स्टार्टिंग टोटल टाइम कितना है 2। तो दोनों में से शॉर्टेस्ट किसका है, बी का, तो बी को हम प्रोसेस कर देंगे। क्लियर। तो यहां पर बी को जब हमने प्रोसेस किया तो प्रोसेस करने के बाद बी का जो टोटल टाइम था वो कितना था 2 टाइम तक मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। करने के बाद इसका टाइम आ गया 5। अब ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, बी का काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसका रिमेनिंग टाइम नहीं बचा, तो 2 से यहां पर क्या आ जाएगा 0। क्लियर। अब यहां पर मैं समझाना चाह रहा हूं सी के अकॉर्डिंग अराइवल टाइम था 5, इसका बस टाइम कितना है 4, मगर इससे पहले कौन सा रह गया, अभी रिमेनिंग कितना रह गया ए का टाइम कितना है 3 को 4 से अगर मैं कंपेयर करूं तो शॉर्टेस्ट कौन सा है ए, तो ए को अगेन हम शेड्यूल कर देंगे। समझ में आ रही है बात। तो ए को शेड्यूल कर दिया, टोटल रिमेनिंग टाइम कितना था इसका 3, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 5 से, तो टोटल कितना कहां तक खत्म करेगा ये 8 तक। ठीक है। अब ये भी हमारा 0 हो गया, तो ए भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 8 तक 5 और 7 दोनों एंटर कर चुके होंगे सी एंड डी प्रोसेस, तो सी एंड डी में से शॉर्टेस्ट किसका है, शॉर्टेस्ट है हमारा सी का। तो देखिए ध्यान से समझना, सी ने अपना काम कब तक किया 10 तक, 10 तक इसने काम किया, क्योंकि तीसरा प्रोसेस और एंटर कर रहा है ई। देखिए 5 और 7 8 तक कौन कौन से प्रोसेस थे हमारे 0 3 5 7, 0 3 तो कंप्लीट कर चुका था, अब रह कितना गए थे 5 और 7, ये दोनों आपस में कंप्लीट किया, तो 4 और 6 में से मिनिमम टाइम किसका था, जो भी था हमारा मिनिमम टाइम था सी का, तो सी को हमने एलोकेट कर दिया, शेड्यूल कर दिया। अब 8 से लेके कब तक चलेगा, जब तक नेक्स्ट प्रोसेस का अराइवल टाइम ना आ जाए। अराइवल टाइम इसका कितना था 10। अब ई भी एंटर कर चुका है, अब हम चेक करेंगे इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया 2, इसने यूज कर लिया, तो रिमेनिंग टाइम इसका रह गया 2। अब मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर कि इसका रिमेनिंग टाइम है 2 और अब 10 पर ये एंटर कर चुका है, इसका टाइम है टोटल 6 और इसका टाइम है 3। 2 6 और 3 में से मिनिमम किसका है 2, तो सी को दोबारा से हम एलोकेट कर देंगे, तो ये कितना एग्जीक्यूट हो जाएगा 12। क्लियर। सो ये भी हमारा 0 हो गया, ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब डी और ई में से मिनिमम किसका है ई का, तो ई को पहले एलोकेट करेंगे, कितना टाइम चलेगा ये, टोटल टाइम है इसका 3, तो ये 12 से स्टार्ट हुआ तो 3 15 पर खत्म कर देगा, ये ई भी कंप्लीट हो गया, तो लास्ट प्रोसेस क्या बच गया है डी, जिसका टोटल टाइम है 6, तो ये हो जाएगा टोटल 21। तो इस टाइप से हम गैंट चार्ट बनाते हैं, तो ध्यान रखना ये जो टोटल टाइम है 6 + 2 + 4 सबका सम कर लो, तो टोटल आ जाएगा ये 12 + 9 = 21। ठीक है जी। अब इसका हमें क्या निकालना है, अराइवल सॉरी टर्न अराउंड टाइम। तो बहुत इजी है, प्रोसेस को लिखो सबसे पहले, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया हुआ है कि कैसे हम करते हैं, फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं ABCDE 5 प्रोसेस है हमारे, पांचों प्रोसेस को मैंने लिख दिया है। अब यहां पर पांचों प्रोसेस का अराइवल टाइम जो भी गिवन है 0 3 ऊपर से कॉपी कर लेना, 5 7 10 बस टाइम, मतलब ऊपर से जो क्वेश्चन में गिवन है वही अराइवल टाइम, और एग्जीक्यूशन टाइम में यहां पर लिख रहा हूं 6 2 4 6 3। ठीक है जी। अब एक होता है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम राइट टू लेफ्ट चलना, डी का कंप्लीशन टाइम 21 है, यहां लिख दो, ई का कंप्लीशन टाइम है 15, सी का कंप्लीशन टाइम 12, ए का कंप्लीशन टाइम 8, बी का कंप्लीशन टाइम 5। बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से आप टर्न अराउंड टाइम को निकाल लो। अब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द टर्न अराउंड टाइम। तो यहां पर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज 8, 5 - 3 इज 2, 12 - 5 इज 7, 21 - 7 इज 14, 15 - 10 इज 5। सबका सम कर दो, 10 + 31 + 36 आ गया टोटल। तो 36 डिवाइड बाय एवरेज निकालना है हमें, टर्न अराउंड टाइम का एवरेज निकालना है, तो क्या आ जाएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा 36 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं 5, तो ये आ जाएगा 7.2। 7.2 इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम
फॉर दिस क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में काफी मैंने न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं, कोशिश की है कि आपके जितने भी डाउट्स है सारे के सारे क्लियर हो जाएं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।